वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने रिसेंटली प्लेटफॉर्म पे रिलीज हुई एक जबरदस्त थ्रिलर तेलुगु मूवी को लेकर आया हूँ। इसका नाम है द ग्रेट इंडियन सुसाइड। एक्चुअली दिल्ली में जो बुरारी केस हुआ था ना, उस मूवी से इंस्पायर होकर इस मूवी को बनाया गया है। कहानी सेम नहीं है, टोटली डिफरेंट है। और भाई साहब सच में मूवी में काफी सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स देखने को मिलते हैं। मूवी खत्म होने के बाद भी कुछ सस्पेंस रिवील होने लगते हैं। सो आई रिक्वेस्ट यू वीडियो को पूरा देखना जरूर। तो चलिए फटाफट से मूवी को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले उठा दो प्यार, फॉलो इंस्टाग्राम। कहानी की शुरुआत में ही एक बंदा अपनी कार में किसी जगह पर जा रहा होता है। तभी रास्ते के दरमियान इसकी गाड़ी में से कुछ धुआं आने लगते हैं। आसपास के लोग इस गाड़ी को रोकने की कोशिश करने लगते हैं। थोड़ी देर के बाद गाड़ी में का बंदा भी अपनी गाड़ी को साइड में रुकाता है। जब वहाँ के लोग गाड़ी का दरवाजा फोड़ने ही वाले होते हैं, तभी विथिन सेकंड में इस गाड़ी में आग लगकर उसी गाड़ी के साथ साथ वो बंदा भी मर जाता है। खैर दूसरे सीन में हेमंत और उसके फ्रेंड जोसेफ को दिखाया जाता है, जो किसी जगह पर एक छोटा सा कैफे रन करते रहते हैं। और एक्चुअली हेमंत अनाथ होता है। बहुत ही मेहनत के साथ पढ़ाई करके इस कैफे को एस्टेब्लिश किया होता है। चैत्रा नाम की एक लड़की हेमंत के कैफे आकर कुछ स्पेशल कुकीज प्रोवाइड करती रहती है। और एक्चुअली हेमंत चैत्रा से प्यार करते रहता है। वन फाइन डे मौका देखकर हेमंत चैत्रा को प्रपोज कर ही देता है। लेकिन चैत्रा हेमंत का प्यार को ठुकराने लगती है। कहने लगती है कि मैं तो तुमको अपना बेस्ट फ्रेंड मान रही थी। सॉरी हेमंत, मेरी जिंदगी में ऑलरेडी कोई है। अब ये जवाब जानने के बाद बेचारा हेमंत बहुत दुखी होने लगता है। अपने फ्रेंड से कहने लगता है कि अब मैं शहर में नहीं रहूंगा। इस तरह से दूसरे दिन ही हेमंत और उसका फ्रेंड अपने कैफे को पैक करने लगते हैं। तभी यहाँ पर चैत्रा आकर हेमंत को रोकने लगती है कि कोई भी यहाँ से नहीं जाएगा, ये कैफे यहीं पर रहेगा। हेमंत को साइड में बुलाकर ये कहने लगती है कि एक्चुअली कल मैंने तुमसे झूठ कहा, मेरी जिंदगी में कोई भी नहीं है। और हाँ, मैं भी एक्चुअली तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन हमारी शादी अभी नहीं हो सकती। हेमंत कहने लगता है अरे शादी बाद में ही कर लेंगे, तुम्हारे फैमिली वालों को भी मनाना है ना। चैत्रा कहने लगती है बात वो नहीं है, मैं कुछ दिनों बाद मरने वाली हूँ, खुदकुशी करने वाली हूँ। हेमंत कहने लगता है क्या? रुको, अभी के अभी मैं तुम्हारे फैमिली वालों को कॉल करके ये बात बताता हूँ। चैत्रा कहने लगती है वो लोग भी मेरे साथ मरने वाले हैं। हम सारे फैमिली वाले कुछ दिनों बाद आत्महत्या करने वाले हैं। हेमंत शॉक में रहकर पूछने लगता है कि आखिरकार क्यों? चैत्रा कहने लगती है एक्चुअली हेमंत, मेरे बड़े पापा का नाम है नीलकंठम, हमारे घर के बड़े। बचपन में ही मेरे पापा मरने के बाद मैं और मेरी मॉम मेरे बड़े पापा के घर आ गए। उन्होंने ही हमारी देखरेख की, लेकिन लास्ट ईयर एक एक्सीडेंट में उनकी डेथ हो गई। गाड़ी में अचानक से आग लग गई और कुछ पुरानों से हमको ये बात पता चली कि हम लोग हमारे चाहते लोगों को वापस दुनिया में ला सकते हैं। इसके बारे में कुछ रिचुअल्स वगैरह है और वापस लाने के लिए सारी फैमिली वालों को बलिदान देना पड़ेगा, मतलब खुदकुशी करनी होगी। इसीलिए आने वाले कुछ दिनों बाद हम लोग खुदकुशी करने वाले हैं, लेकिन हम मरते नहीं, वापस हम जिंदा होंगे मेरे बड़े पापा के साथ, तब मैं तुमसे शादी कर लूंगी। हेमंत पूछने लगता है हाउ इट इज पॉसिबल, ये कहाँ का लॉजिक है? चैत्रा कहने लगती है कि हेमंत तुम भरोसा करो या ना करो, अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो मेरे लिए इंतजार करो, वरना गो टू हेल। इस तरह से चैत्रा वहाँ से चली जाती है। उसके बाद हेमंत एक बहुत बड़े साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर के पास जाकर चैत्रा ने इससे जो कहा वो सारी बात बताने लगता है। सारी बात सुनने के बाद डॉक्टर कहने लगता है कि इसी को हम लोग कल्ट सुसाइड कहते हैं। बहुत सालों पहले कैलिफोर्निया में भी सिर्फ एक बंदे की बात मानकर 39 लोगों ने आत्महत्या कर ली थी। और इसी तरह 1978 में भी तकरीबन 900 से भी ज्यादा लोगों ने आत्महत्या कर ली थी, और वो भी जहर पीकर। इसमें भी सिर्फ एक बंदे की बात मानकर ऐसा किया। हमारे इंडिया के दिल्ली में भी कुछ ऐसा ही हुआ था, सारी फैमिली वालों ने आत्महत्या कर ली। लास्ट ईयर आंध्र प्रदेश में भी कुछ ऐसी घटना हुई थी। मरे हुए लोग वापस जिंदा आने के लिए कुछ पूजा पाठ कर रहे थे, सारे लोगों ने आत्महत्या कर ली। एक्चुअली ये कल्ट आत्महत्या ग्रुप में से किसी एक के दिमाग में पैदा होता है, उस बंदे से दूसरे बंदे को स्प्रेड होता है, एक चैन की तरह फैलते हुए ये सारे लोग एक ग्रुप बनते हैं। अब चैत्रा की फैमिली में से उस एक बंदे को ढूंढ निकालना होगा जो उन सारे फैमिली वालों का दिमाग ब्रेन वॉश किया। अगर उसको बदल दे तो सारे फैमिली वाले अपने इरादे को बदल सकते हैं, लेकिन ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि ऐसे लोग सिर्फ अपनों पर ही भरोसा करते हैं, न ही कि बाहर वालों की बातें। उसके बाद हेमंत चैत्रा को दोबारा अपने कैफे बुलाकर इसको समझाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन चैत्रा उल्टा हेमंत को समझाने लगती है कि हर एक साल केरला में वाणम फेस्टिवल क्यों मनाया जाता है, बलि चक्रवर्ती दोबारा जिंदा होने के लिए ही है ना, गाँव वालों को तो यही मानना है। और इसी तरह ईस्टर का मतलब क्या है, मरे हुए जीसस दोबारा जिंदा हुए थे ना, ये कॉन्सेप्ट हमारे हिस्ट्री से ही चलता आ रहा है, हम लोगों ने कुछ नया इजाद नहीं किया। इस तरह से वहाँ से उठ के चली जाती है। उसके बाद हेमंत दोबारा चैत्रा को कॉल करके
उन्हीं आत्महत्याओं के बारे में बात करने की कोशिश करने लगता है। लेकिन चैत्रा हेमंत से ही कहने लगती है कि ये मेरी फैमिली मैटर है, अगर तुम दूसरी बात करना चाहते हो तो कर सकते हो। दूसरे दिन हेमंत चैत्रा को एक मंदिर बुलाता है कुछ स्पेशल पूजा पाठ करने के लिए। जब चैत्रा आंख बंद करके भगवान की पूजा कर रही होती है, हेमंत चैत्रा के गले में मंगलसूत्र पहना देता है। कहने लगता है कि अब मैं भी तुम्हारे फैमिली मेंबर हूँ, मैं भी तुम्हारे साथ ही मर जाऊंगा। चैत्रा हेमंत के प्यार को समझकर इसको एक्सेप्ट कर ही लेती है। उसके बाद हेमंत चैत्रा के घर जाने लगता है अपने कपड़े शपड़े पैक करके। चैत्रा के घर में एक एक बंदा एक एक नमूना होता है। पहले नमूने का नाम होता है शौर्या, मतलब चैत्रा के बड़ी माँ का बेटा होता है। और पता नहीं शौर्या को क्या हुआ, ये किसी से भी बात ही नहीं करता, जो भी इसको कहना है पेपर में लिखकर दिखाते रहता है। चैत्रा की बड़ी माँ का नाम होता है पद्मा। नीलकंठम मरने के बाद यही इस घर की बड़ी है। इसके जमाई का नाम होता है वेंकटेश, इनके सारे बिजनेस यही देखता है। पद्मा के बेटी का नाम होता है दीप्ति और इन दोनों के बेटे का नाम होता है अनिरुद्ध। और इसी तरह इस घर में चैत्रा की बड़ी बहन होती है सिरी, जो कुछ सालों पहले डिवोर्स हो चुका होता है इसका, यहीं पर रहती है। उसके बाद पद्मा कहने लगती है कि चैत्रा तुमको सारी बात बता चुकी होगी ना, एक्चुअली हम किसी बाहर वाले पर भरोसा नहीं करते, लेकिन चैत्रा ने कहा कि तुम चैत्रा से बहुत प्यार करते हो, सडनली तुम दोनों की शादी हो गई, इसीलिए तुमको हमारे घर में रहने के लिए दिया, बस हम लोगों को फॉलो करते जाओ। इस घर में चैत्रा की माँ भी होती है, लेकिन बहुत ही बीमार, हमेशा बेड पर ही पड़ी रहती है, मतलब पैरालाइज हो चुकी होती है। उसके बाद चैत्रा हेमंत को उसका कमरा दिखाने के लिए जाती है। इसी दरमियान में इसके बड़े पापा नीलकंठम का भी कमरा होता है, जो हमेशा बंद होता है, किसी को भी अलाउ नहीं होता इस घर के अंदर जाने का। हेमंत इस लॉक का फोटो क्लिक कर लेता है। खैर हेमंत अपने कमरे में आने के बाद सिरी हेमंत के लिए दूध लाकर देती है। उसके बाद जब चैत्रा अपने फैमिली वालों के पास जाती है तो पद्मा, मतलब इसकी बड़ी माँ, चैत्रा को डांटने लगती है कि इस हालत में तुमको शादी करने की क्या जरूरत थी, आखिरकार नए बंदे को हमारे घर में क्यों लाई, अगर वो बाहर जाकर हमारी बात किसी को बता दिया तो। इस तरह से सारी फैमिली वाले चैत्रा को एक चेयर से बांधकर ये सारे लोग हेमंत के कमरे में जाकर इसको मार देते हैं। लेकिन बाद में पता चलता है ये सब कुछ तो हेमंत का एक नेटमेयर था। उसके बाद हेमंत उस लॉक की फोटो अपने फ्रेंड को भेजकर इसकी चाबी बनवाने के लिए कहता है। डिनर करते वक्त हेमंत इनकी आत्महत्या के बारे में कुछ इनडायरेक्टली बातें बताने लगता है, मतलब समझाने की कोशिश करने लगता है कि ये सब कुछ अंधविश्वास है एक्सेट्रा। हेमंत की बातें सुनने के बाद वो लोग हेमंत के ऊपर गुस्सा करने लगते हैं, कहने लगते हैं कि अगर तुमको नहीं करना है तो मत करो, लेकिन हमारे काम में दखलंदाजी मत करो। अब हेमंत दोबारा भरोसा जीतने के लिए इन सारे लोगों से माफी मांगने लगता है, स्पेशली वेंकटेश से। अब ये फैमिली वाले मरने तक सिर्फ वेजिटेरियन फूड ही खाते रहते हैं। तभी वो छोटा बच्चा अनिरुद्ध कहने लगता है कि मुझे आप लोग स्वीट्स ही नहीं देते, नाना जी मेरे शरीर में आने के बाद ही आप लोग मुझे स्वीट्स रखते हो, मुझे स्वीट्स चाहिए अभी के अभी। चैत्रा हेमंत को समझाने लगती है कि जब जब हमारे बड़े पापा अनिरुद्ध के शरीर में आते हैं, मतलब हमारे लिए अनिरुद्ध एक मीडिएटर है। अनिरुद्ध के शरीर में आने के बाद हमारे पापा हम लोगों के लिए थोड़ी अच्छी बातें बताते हैं, हम उनको फॉलो करते रहते हैं। उसके बाद अपने कमरे में जाने के बाद हेमंत अपने लैपटॉप के जरिए से नीलकंठम की मौत के बारे में कुछ आर्टिकल्स पढ़ते रहता है। उसी वक्त उस घर के लाइट्स फ्लिकरिंग होते रहते हैं। थोड़ी देर के बाद अनिरुद्ध अपनी नींद से जागकर किसी कमरे के पास आकर कहने लगता है कि नाना जी के ये लोग मुझे स्वीट्स ही नहीं खिला रहे। ऐसा कहते ही कोई अनजान बंदा अनिरुद्ध को कुछ मिठाइयाँ देने लगता है, मतलब शुगर समथिंग लाइक दैट। वो स्वीट्स खाकर अनिरुद्ध वहाँ से चला जाता है खुश होकर। खैर सुबह होने के बाद हेमंत का फ्रेंड जोसेफ उस ताले की चाबी बनवाकर इस घर के कंपाउंड में फेंक देता है। उसके बाद हेमंत मौका देकर उस चाबी को हासिल करके चोरी चुपके नीलकंठम का दरवाजा ओपन करके इस कमरे में जाता है। तो इस कमरे में काफी सारी पुरानी चीजें होते हैं। उसी तरह एक छोटे से बक्से में एक पुराना प्रोजेक्टर होता है और उसके रिलेटेड कुछ कैसेट्स भी। जब हेमंत उनमें से एक कैसेट को प्ले करने लगता है तो उस कैसेट में दीप्ति और वेंकटेश की शादी हो रही होती है। ये फैमिली वाले बहुत खुश होते हैं। और इसी तरह इस घर में पहले एक नौकर भी था। खैर इसी कमरे में हेमंत ब्लैक मैजिक के रिलेटेड कुछ चीजों को देखने लगता है, मतलब कुछ मंत्र वगैरह के फोटोज, नंगे अघोरा के फोटोज। खैर उसी रात ये सारे फैमिली वाले हेमंत से ये कहने लगते हैं कि आज रात हम नीलकंठम जी से बात करने वाले हैं। तो हेमंत भी बहुत ही एक्साइटिंग के साथ डाइनिंग टेबल पर जाता है। तो वो लोग डाइनिंग टेबल पर एक कैंडल सुलगा के कॉपर बर्तन के ऊपर अपने सारे हाथों को रखकर कुछ मंत्र वगैरह पढ़ते रहते हैं। तभी अचानक से वो कॉपर बर्तन इनसे कहीं दूर जाता है और इसी तरह इस कमरे में नीलकंठम की आवाज सुनाई देने लगती है। नीलकंठम पूछने लगता है कि आप सारे लोग कैसे हो, इस घर में ये नया लड़का कौन है। पद्मा कहने लगती है कि ये हमारी चैत्रा का हस्बैंड है।
थोड़ा जल्दबाजी में शादी हो गई इन दोनों की। नीलकंठम कहने लगता है ठीक है, मैं वापस आने के बाद इस लड़के को आशीर्वाद दूंगा। यह होने के बाद हेमंत उसी रात दोबारा नीलकंठम के कमरे में जाता है। थोड़ा बहुत सर्चिंग वगैरह करने के बाद इस कमरे में हेमंत को एक सीक्रेट कमरा नजर आता है और इस कमरे के अंदर काफी सारे होल्स होते हैं और एक एक होल से देखने पर एक एक बंदे का कमरा नजर आते रहता है। जब हेमंत सिरी के कमरे में झांकने लगता है तो उस वक्त सिरी सज धज कर एक डिवाइस की मदद से मैस्टरबेशन करती रहती है। तभी फटाक से सिरी हेमंत को देख लेती है। हेमंत फटाक से वहाँ से चले जाता है। सुबह होने के बाद हेमंत इन सारे फैमिली वालों को डाइनिंग टेबल पर जमा करके अनिरुद्ध के सामने कुछ ग्लासेस को रखकर कहने लगता है कि आप तुम लोग इन ग्लासेस को हिलाकर दिखाओ। मतलब ये ग्लासेस स्टील प्लास्टिक के होते हैं। मंत्र वगैरह पढ़ने पर ये ग्लासेस हिलते नहीं। बाद में हेमंत इन सारे लोगों को एक साइंस के बारे में बताने लगता है कि कल रात आप लोगों ने कॉपर के बर्तन के ऊपर ये चीज किया था। आप डाइनिंग टेबल है, थोड़ा बहुत तो विनेगर होता ही है और ऊपर से आप लोगों ने कैंडल सिलगाकर हीट पैदा किया। जब आप सारे लोग उस कॉपर बर्तन के ऊपर अपने हाथ को रखते हैं तो विनेगर, आपके हाथ का पसीना, वो हीट, वो साल्ट, सारे चीजें मिलकर एक इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। उस टाइम जब इस बर्तन को हल्के से धक्का दिया जाता है तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होने की वजह से वो बर्तन कहीं दूर जाता है। बस इतना ही साइंस है इसमें। पद्मा पूछने लगती है तो फिर मेरे पति की आवाज का क्या? हेमंत कहने लगता है वही मुझे समझ में नहीं आ रहा, लेकिन एक थियरी है इसके पीछे। आप लोगों ने वेंट्रिलोक्विज्म के बारे में सुना ही होगा। मतलब बिना लिप्स को हिलाए सिर्फ गले से ही बात करते हैं। ये एक आर्ट है। आपके फैमिली में से कोई एक ऐसा कर रहा होगा, लेकिन इतना समझाने के बावजूद भी ये लोग समझते ही नहीं। उल्टी खोपड़ी वाले बेवड़े। खैर उसी रात सिरी हेमंत के कमरे में आकर इसके साथ कांड करने की कोशिश करने लगती है। कहने लगती है कि कल रात तो मुझे बहुत झांक रहे थे, अब क्या हुआ? अब क्यों दूर जा रहे हो? तभी हेमंत के पास चैत्रा आने की वजह से इसकी बड़ी बहन सिरी वहाँ से चली जाती है चुपचाप, लेकिन हेमंत पर ब्लेम नहीं करती। उसके बाद चैत्रा अपने बड़े पापा को याद करके बहुत फील करने लगती है कि इसके बड़े पापा ने इसको कितना प्यार किया, पापा होने का फर्ज निभाया। बाद में हेमंत चैत्रा को समझा बुझाकर उसके कमरे में छोड़ आता है। सुबह होने के बाद ये सारी फैमिली वाले हेमंत को दोबारा किसी हॉल में बुलाने लगते हैं। मतलब ये लोग हेमंत को यही समझाने की कोशिश करने लगते हैं कि इस घर में नीलकंठम की आत्मा है और बाहर आने के लिए तड़प रही है। अब हेमंत तो इनकी बातों पर यकीन नहीं करता ना, तो इसीलिए इस बार अनिरुद्ध के बदले हेमंत को ही बीच में बिठाकर ये सारे लोग कुछ मंत्र वगैरह पढ़ने लगते हैं। अनिरुद्ध इसकी वीडियो रिकॉर्ड करते रहता है। खैर थोड़ी देर पूजा पाठ खत्म होने के बाद वो फैमिली वाले हेमंत को एक वीडियो दिखाने लगते हैं। ये वीडियो देखकर हेमंत शॉक में रह जाता है, क्योंकि पूजा करते समय हेमंत हूबहू नीलकंठम की ही तरह बात किया करता था। अपनी फैमिली वालों से बात किया, पद्मा से बात किया। अब इन लोगों की आत्महत्या के लिए सिर्फ कुछ ही दिन बचे होते हैं, उसकी प्रिपरेशन करने के लिए कहता है। अब ये वीडियो देखने के बाद हेमंत के तो होश ही उड़ जाते हैं कि मैंने ऐसा कैसे कर लिया, ये मुझे याद भी नहीं। उसके बाद ये फैमिली वाले आत्महत्या की प्रिपरेशन करने लगते हैं। मतलब रस्सियां वगैरह खरीदते हैं, पूजा की सामग्री। उसी वक्त टेस्टिंग के तौर पर सूर्या अपने आप को फांसी लगा लेता है, यही टेस्ट करने के लिए कि कितनी देर तक अपनी सांस को रोक सकता है। लेकिन उसी वक्त हेमंत ये चीज जानकर फटाफट से सूर्या को बचा लेता है। इसको हॉस्पिटल पहुंचाने की वजह से सूर्या की जान बच जाती है। अब उसी हॉस्पिटल में हेमंत वो साइकेट्रिस्ट डॉक्टर को देखता है, तो इस डॉक्टर को थोड़ा खोपचे में बुलाकर जो हुआ वो सारी बात बताने लगता है और ये भी कहने लगता है कि पता ही नहीं चल रहा कि कौन इन लोगों को मरने के लिए इन्फ्लुएंस कर रहा है। डॉक्टर कहने लगता है कि अगर ये सारे लोग मर जाएंगे तो प्रॉपर्टी किसके नाम जाएगी, ये पता करो तुम। उसी रात जब हेमंत गार्डन एरिया में बस ऐसे ही बैठा रहता है तो तभी इसको ऐसा लगता है कि कोई अनजान बंदा कंपाउंड वॉल कूदकर घर के अंदर आ रहा है। जब हेमंत उस कंपाउंड वॉल के पास जाता है तो इसको कोई भी नजर नहीं आता। उसके बाद सुबह ब्रेकफास्ट करते वक्त हेमंत फैमिली वालों से कहने लगता है कि अब हम सारे लोग तो मरने वाले हैं। अगर बाय मिस्टेक हमसे कोई चूक होकर अगर हम वापस दुनिया में लौटकर नहीं आए तो ये प्रॉपर्टी किसके नाम होगी। वो लोग तो यही कहने लगते हैं कि मरने के बाद हमें प्रॉपर्टी से क्या लेना देना, और वैसे भी हम लोग वापस आने ही वाले हैं ना। हेमंत कहने लगता है कि आप लोग ऐसा वीलनामा बनाइए कि हम सारे लोग मरने के बाद ये सारी प्रॉपर्टी किसी ऑर्फनेज के नाम हो जाए, थोड़ा पुण्य भी हो जाएगा। उसके बाद पद्मा अपने घर के सारे डॉक्यूमेंट्स हेमंत को दिखाते हुए कहने लगती है कि ये सारी प्रॉपर्टी मेरे हस्बैंड नीलकंठम के नाम पर ही थी। वो मरने के बाद अब ये सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम पर है। अब मैं तुमको अटॉर्नी बना रही हूँ, तुम ये प्रॉपर्टी किसी ऑर्फनेज के नाम कर दो अगर हम सारे लोग मर जाए तो। उसी तरह अब तुम तो इस घर के जमाई हो,
इस घर के बारे में कुछ चीजें तुमको जानना है, ये तुम्हारा फर्ज है, हक है। इस तरह से कुछ प्रोजेक्टर्स के कैसेट्स देने लगती है। तो हेमंत नीलकंठम के कमरे में जाकर उन कैसेट्स को प्ले करने लगता है। तो इन कैसेट्स में पहले तो श्री की शादी की वीडियोस होते हैं और इस शादी में एक बाबा जी भी नजर आता है। जब एक और कैसेट प्ले करता है तो इसमें ये दिखता है कि श्री अपने घर के नौकर के साथ रिलेशनशिप में थी। ये बात नीलकंठम और वेंकटेश को पता लग गई थी। पहले तो श्री को बहुत डांटा, उसके बाद अपने घर के नौकर को बांधकर मार पीट कर इसको जान से ही मार दिया। तभी इस कमरे में चैत्रा आती है। हेमंत कहने लगता है कि ये कैसेट तुम्हारी बड़ी माँ ने ही मुझे दिया। उसके बाद हेमंत चैत्रा को एक कब्रिस्तान ले जाकर नीलकंठम की कब्र दिखाने के लिए कहता है ताकि उसकी कब्र खोदकर कुछ डीएनए सैंपल्स हासिल कर पाए। अब खुदाई करने के लिए कुछ ज्यादा सामान नहीं होते। हेमंत उस कब्रिस्तान में कुछ चीजों को ढूंढते रहता है। इसी दरमियान में कोई अनजान बंदा हेमंत को एक गड्ढे में डालकर इसके ऊपर मिट्टी डालने लगता है। बेचारा हेमंत बहुत ही मुश्किल से उस गड्ढे से बाहर आता है तो बाहर कोई भी मौजूद नहीं होता। थोड़ी देर के बाद एक कार हेमंत को फॉलो करने लगती है इसको मारने के लिए। इस हमले में हेमंत बच जाता है, लेकिन जब कार में झांकने लगता है तो कार में कोई भी मौजूद नहीं होता। जब दोबारा चैत्रा के पास आता है, चैत्रा खुदाई करके अपने बड़े पापा का एक छोटा सा सैंपल हासिल कर लेती है। घर वापस आने के बाद इन दोनों में कांडवान होने लगता है, लेकिन पद्मा ने कहा था कि जब तक ये लोग मरते नहीं तब तक इन दोनों की सुहागरात नहीं होगी। खैर सुबह होने के बाद हेमंत श्री को नीलकंठम के कमरे में बुलाकर उस वीडियो के बारे में पूछने लगता है कि तुम अपने नौकर के साथ अफेयर में क्यों थी। श्री बताने लगती है कि एक्चुअली मैं और इस घर का नौकर एक दूसरे से बहुत प्यार किया करते थे। अपने घर की इज्जत को बचाने के लिए इस घर के लोग नौकर को मार दिया और बाबा जी के पास एक शिष्य काम किया करता था, उससे मेरी शादी करवा दी, लेकिन वो तो नामर्द निकला, मुझे खुश नहीं कर पाया। कुछ दिनों बाद वो बंदा मुझे छोड़कर भाग गया। मेरे घर वाले मुझे समझ ही नहीं पाए। तो हेमंत श्री को समझाने की कोशिश करने लगता है। एट द सेम टाइम वेंकटेश इस कमरे में आता है। हेमंत से पूछने लगता है कि तुम इस कमरे में क्या कर रहे हो और ये कैसेट किसने दी तुमको। बाद में हेमंत और श्री वेंकटेश को ही एक चेयर से बांधकर इसको करंट के झटके लगाने लगते हैं। पूछने लगते हैं कि बताओ कि तुम लोगों ने श्री की शादी एक नामर्द से क्यों किया। वेंकटेश बताने लगता है कि मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। जब मेरे ससुर जिंदा थे वो एक स्वामी जी को बहुत मानते थे। अपनी इज्जत को बचाने के लिए ही मेरे ससुर नीलकंठम ने स्वामी जी के एक शिष्य के साथ श्री की शादी करवा दी और इसी तरह फैमिली में के सारे लोग मरने के बाद ये प्रॉपर्टी उस स्वामी जी के आश्रम के नाम हो जाएगी। तो उसी वक्त हेमंत उस स्वामी जी के आश्रम जाकर इसके बारे में पूछने लगता है कि नीलकंठम जी ने ये सारी प्रॉपर्टी आपके नाम कैसे कर दी। स्वामी जी कहने लगता है कि पहले पहले में तो नीलकंठम मुझे बहुत मानता था और मुझे पता भी नहीं कि उसने सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दी। ये तो मुझे तुमसे पता चली। कुछ सालों पहले पता नहीं नीलकंठम को क्या हुआ था, मेरे आश्रम आना छोड़ दिया, मुझे मानना छोड़ दिया। अब हर एक की अपनी अपनी इच्छा होती है। दूसरे दिन फैमिली वालों को ये बात पता चलती है कि चैत्रा की माँ की डेथ हो गई। अब उसी रात इन लोगों का डेथ डे होता है। कहने लगते हैं कि हम लोग मर के जिंदा होने के बाद चैत्रा की माँ का अंतिम संस्कार करेंगे, तब तक ऐसे ही रहने देते हैं। उसी वक्त हेमंत का फ्रेंड जोसेफ हेमंत को कॉल करके ये बताने लगता है कि जो तुमने डीएनए सैंपल्स भेजे वो और किसी के नहीं, नीलकंठम के ही है। खैर उसी रात ये सारे लोग जुबा पैजामा पहनकर रेडी शेडी हो जाते हैं आत्महत्या करने के लिए। मरने से पहले ये सारे लोग एक दूसरे के गले लगते हैं। फाइनली जब चांद लाल होता है ये सारे लोग अपने आप को फांसी लगा लेते हैं, लेकिन हेमंत अपनी फांसी का फंदा थोड़ा लूज किया होता है, ये अपने आप को बचा लेता है। उसी वक्त चैत्रा को भी बचा लेता है। कहने लगता है कि मैंने ही जानबूझकर मेरी और तुम्हारी गले की फांसी का फंदा लूज बांधा। अब तुम्हारे हिसाब से तो तुम्हारे सारे फैमिली वाले मर चुके हैं। देखो कहाँ तुम्हारे बड़े पापा जिंदा हुए, तुम्हारी वजह से तुम्हारी फैमिली मर चुकी है। एट द सेम टाइम हेमंत उस स्वामी जी को एक चेयर से बांध कर रखा होता है। इस स्वामी जी को देखने के बाद चैत्रा हेमंत से कहने लगती है, अच्छा अब तुमको सारी बात पता चल गई। वहीं पर हेमंत का फ्रेंड जोसेफ भी होता है। हेमंत कहने लगता है क्यों तुम अपनी सारी फैमिली को मारने पर तुली हो, ऐसा क्यों किया तुमने। चैत्रा कहने लगती है, छी ये है मेरी फैमिली, ये मेरी फैमिली कहलाने के लायक ही नहीं है। मेरे पापा मरने के बाद जब मेरी माँ और मैं इस घर आए तो बड़े पापा होने के नाते नीलकंठम मुझ पर बुरी नजर रखी। बचपन से ही मुझे सेक्सुअली अब्यूज किया करता था। मैं तो बच्ची थी, वो सारी बात जानती नहीं। और इसी तरह ये बात पद्मा को भी पता थी, लेकिन पद्मा ने अपने हस्बैंड को नहीं रोका। जब एक दिन ये बात मेरी माँ को पता चली, मेरी माँ नीलकंठम से सवाल किया, लेकिन नीलकंठम मेरी माँ को सीढ़ियों से धक्का देकर पैरालाइज कर दिया। बचपन से लेते हुए आज तक मैं मेरी माँ की
टेकिंग केयर करती आ रही हूँ। इसी दरमियान में मेरे जिंदगी में वो बाबा जी आए। वो बाबा जी भी कुछ अच्छा इंसान नहीं था। दूसरी लड़कियों के साथ शारीरिक संबंध किया करता था, लेकिन मुझे एक बेटी मानता था। हम दोनों का एक आत्मा का रिश्ता हो गया। अब इस प्लान में मुझे एक बलि का बकरा चाहिए और मुझे नजर आए तुम, क्योंकि एक प्रेमी ही मुझे बचा सकता है। अब तुम तो किसी के लिए अपने आप को नहीं मारोगे, इसलिए मैंने तुमको जानबूझकर इस प्लान में शामिल किया और देखो तुमने मुझे बचा लिया। शॉकिंग बात यह है कि ये फैमिली वाले नहीं मरे होते हैं, सारे लोग जिंदा ही होते हैं। ये देखने के बाद चैत्रा और वो बाबा शॉक में रह जाते हैं। बाद में हेमंत इन फैमिली वालों को कुछ बातें बताने लगता है कि चैत्रा को छोटी उम्र से ही इस फैमिली के ऊपर नफरत थी और ऐसे टाइम पर चैत्रा का सहारा बना ये बाबा जी। हालांकि ये बाबा जी ढोंगी है, दूसरी लड़कियों के साथ अफेयर में था, लेकिन चैत्रा के मामले में बहुत ही प्योर था, जिसकी वजह से चैत्रा इस बाबा जी को बहुत मानती रहती है। एक दिन बाबा जी नीलकंठम को अपने पास बुलाकर एक मंदिर बनवाने का प्लान बताया, लेकिन उस जगह पर मंदिर बनाना इतना आसान नहीं था। नीलकंठम तो बड़ा आदमी था ही, लेकिन इसके हाथ में भी कुछ भी नहीं था। जब ये बात चैत्रा को पता चलती है, तो चैत्रा अपनी टीनेज की उम्र में ही एक ऑफिसर के पास जाकर अपना जिस्म बेचकर उन प्रोजेक्ट के पेपर्स पर उसका सिग्नेचर ले लिया। मतलब चैत्रा इस बाबा जी को इतना मानती रहती है, अपना जिस्म तक बेच दिया। सो इसी आश्रम में रहते हुए लोगों की सेवा करने लगी और बाबा जी के कुछ ट्रिक्स को भी सीख लिया था। एक दिन एक जबरदस्त घटना हुई। जब श्री नौकर के साथ अफेयर में थी, ये घर वाले नौकर को मार दिया और नीलकंठम ने बाबा जी के एक शिष्य के साथ श्री की शादी करवा दी। ये देखकर चैत्रा उस बाबा पर ही गुस्सा दिखाने लगी। बाबा नीलकंठम से कहने लगता है कि हमने जो किया वो सही नहीं था, हम इस शादी को यहीं पर तोड़ देते हैं। लेकिन नीलकंठम इज्जत बचाने के लिए नहीं माना। तो बाद में चैत्रा और वो बाबा जी ने ठान लिया कि ये लोग नीलकंठम को ही मार देंगे। बहुत ही प्लान बनाकर इसके गाड़ी में कुछ कांडवान करने की वजह से नीलकंठम की गाड़ी में आग लगकर इसकी डेथ हो जाती है। उसके बाद एक दिन चैत्रा उस बाबा जी से कहने लगी कि बाबा जी हम लोग अपना खुद का आइलैंड खरीद लेंगे। बाबा जी कहने लगता है कि इसके लिए तो बहुत सारे पैसे चाहिए। चैत्रा कहने लगती है तो हम नीलकंठम की प्रॉपर्टी हासिल कर लेंगे, हम इन सारे लोगों को मार देंगे। और एक्चुअली चैत्रा के घर के कंपाउंड में एक अजीब के मशरूम्स उगते हैं जो सम काइंड ऑफ हेलुसिनेशन का काम करते हैं। और इसी तरह चैत्रा उस बाबा से हिप्नोटिज्म करने का तरीका सीख लिया था। एक रात हेमंत को हिप्नोटाइज करने लगी, इसके दिमाग में नीलकंठम का नाम बिठा दिया और उस वक्त जब पूजा हो रही थी तो चैत्रा अपनी आंखों के जरिए से ही हेमंत को हिप्नोटाइज किया था, जिसकी वजह से हेमंत नीलकंठम की तरह बात किया करता था। अनिरुद्ध को स्वीट्स देने वाली चैत्रा ही थी और एट द सेम टाइम रिचुअल के दौरान चैत्रा अपना गला बदलकर नीलकंठम की तरह बात किया था। एक और शॉकिंग बात यह है कि चैत्रा की माँ मरी नहीं होती। चैत्रा खुद अपनी माँ को ड्रग्स देकर बेड के हवाले कर चुकी थी। हालांकि ये तो कब का ठीक हो जाना चाहिए था। उसके बाद वो बाबा जी और चैत्रा इन सारे लोगों पर कुछ ड्रग्स वगैरह छिड़कने लगते हैं। जब ये लोग बेहोश हो जाते हैं तो खाने में जहर मिलाकर इनके मुंह में ठोसने लगते हैं मारने के लिए। उसके बाद वो बाबा जी चैत्रा को ही मारने लगता है, क्योंकि अगर चैत्रा मर गई तो ये सारी प्रॉपर्टी बाबा की ही होगी। उसी वक्त हेमंत बहुत ही मुश्किल के साथ होश में आकर इस बाबा जी को रोकने की कोशिश करने लगता है। चैत्रा और हेमंत इस बाबा जी से लड़ने लगते हैं। एक और शॉकिंग बात यह है कि वो फैमिली वाले मरे नहीं होते। शौर्या इस बाबा जी के सर पर गन पॉइंट आउट करता है। उसके बाद क्या था, दूसरे दिन पुलिस वाले इस बाबा जी को गिरफ्तार कर ले जाते हैं। चैत्रा की दिमागी हालत ठीक ना होने की वजह से इसको पागल खाने भेज देते हैं, लेकिन बेचारा हेमंत अभी भी चैत्रा से ही प्यार करते रहता है। घर वापस जाते समय श्री चैत्रा के लिए उसकी कुकीज लाकर देने लगती है और चैत्रा श्री को देखकर मुस्कुराने लगती है। मतलब ये पागल है ही नहीं। बात ये थी कि बचपन में ही नीलकंठम चैत्रा और श्री के साथ सेक्सुअली अब्यूज किया करता था। ये दोनों अपने दर्द को एक दूसरे से शेयर किया करते थे और उस बाबा जी के साथ श्री भी हाथ मिलाई हुई थी। इन दोनों बहनों ने मिलकर ये सब कुछ कांड किया। एक्चुअली यहाँ पर एक और बात यह है कि हेमंत ऑलरेडी जानता था कि चैत्रा ने ही इन सबको इन्फ्लुएंस किया, तो फैमिली के बाकी लोगों को समझा बुझाकर इसने फांसी लगाने का नाटक करवाया। इस तरह से ये मूवी यहाँ पर दी एंड होती है। तो मूवी कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।